GTV में मुजाहिर बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और अगर इसकी बाज़गश्त तो बहुत अरसे से सुनाई दे रही थी। सहाफ़ती तंजीमें, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें, सियासी जमातें, खुद अदालतों में भी बहस चढ़ी थी। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जी काबीना की मंजूरी के बाद पी का जैसा मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस न सिर्फ पास हो गया है बस कि उसके तहत पहला केस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल रऊफ़ हसन पे बनेगा। उनकी गिरफ्तारी के बाद 2 दिन जो उनका रिमांड लिया गया है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल इकबाल भट्टी मौजूद हैं। सोहेल, ज़रा मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि ये जो पी का ऑर्डिनेंस वही जो सहाफ़ियों के दरमियान, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें दरमियान, यानी ये पॉलिटिकल खाली मसला नहीं है बल्कि ये कदगन लगाया, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया या वो तमाम तहरीरी और ऑडियो वीडियो इस्तेमाल जो हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का एक लिहाज से उन्हें ये हथियार मिल गया है पी का। सोहेल भट्टी। बरेली साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की और बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मुझे खुद जब इस खबर से मुतल्लिक एक सोर्स ने थोड़ा सा जिक्र किया तो मेरे लिए ये एक अनबिलीवेबल था कि वो मामला जिसको अप्रैल 2022 में पीडीएम गवर्नमेंट ने एक ट्राई की थी, पी का ऑर्डिनेंस तरमीमी एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए से, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त इसको कलअदम करार दिया था। उसके बाद एक और कोशिश हुई, सहाफ़ती तंजीमों ने भी इसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठाई, लेकिन अब अल्टीमेटली पी का एक्ट 2016 जिसकी तरमीमी क्लॉज तो एप्लीकेबल ना हो सकी, लेकिन जो ओरिजिनल एक्ट था वो भी बहुत का है, उसके अंदर भी कोई अगर किसी के ऊपर उसको अप्लाई करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, शायद वो बच पाए, बिलखसूस सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो मैंने इस खबर की मजीद खोज लगाई और खोज लगाने के बाद पता चला कि वफाकी काबीना की जानिब से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पी का एक्ट के जो इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके ज़रिए से न सिर्फ FIR का इंदराज हो बल्कि ट्रायल हो और जिस किसी को भी इसके तहत इम्प्लीकेट किया जाए उसको फिर सज़ा सुनाई जा सके, उसके लिए ज़रूरी था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को एक डायरेक्शन दी थी 2 जून को कि अगर आपने पी का एक्ट 2016 जो ओरिजिनल बना था उसको आप भी ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने फ्यूचर में इसको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इस्लामाबाद की हदूद में और प्रोविंशियल सतह के ऊपर कंसर्न चीफ जस्टिस साहिबान की मशावरत और उसके साथ जो अगर इस्लामाबाद की हद तक की बात है तो उसके लिए आप जो रेलेवेंट कोर्ट्स उनको आप डिफाइन करेंगे, नोटिफाई करेंगे जहां पे ऐसे मुल्जिमान का ट्रायल होगा। अब हालात जो आपके सामने हैं, भट्टी साहब कोई भी कानून बनता है या आइन बनता है तो पार्लियामान मौजूद होती है ना, आवाम की नुमाइंदा, और आवाम की नुमाइंदा तहफ़्फ़ुज़ करती है आज़ादी इज़हार का, आज़ादी अफ़कार का, उस पर बहस होती है। अगर ये कानून जो आप जिस जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक तरह से आज़ादी इज़हार पर कदगन है, सोशल मीडिया पे कदगन है, तो इसको पार्लियामान में क्यों नहीं लाया गया, काबीना ने डायरेक्ट क्यों पास कराया गया, जबकि ये काबीना जो है वो शरीफ हुकूमत की है, एक लिहाज से रबर स्टैम्प ही है। तो क्या ये पार्लियामान, ये जो पार्लियामान में बैठी हुई पार्टियां इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी और तमाम पार्टियों को इसमें एतमाद में लिया गया, जैसे कि शरीफ हुकूमत ने ISI को इस बात का इख्तियार दिया कि आप शहरियों के टेलीफोन रिकॉर्ड कर सकते हैं, गालिबन इस पर भी कोई पार्टियों को एतमाद में नहीं लिया गया और पार्लियामान को भी। तो पार्लियामान के होते हुए बड़े बड़े फैसले कैसे हो रहे हैं भट्टी साहब? बरेली साहब, इस मामले को थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, इसके 2 रुख हैं। पहला मामला ये है कि जो पी का एक्ट 2016 है ये पार्लियामान से ही मंजूर था। मुस्लिम लीग नून के साबिक दौर हुकूमत में 2016 में नून लीग ने इसको ड्राफ्ट किया और उन्हीं के दौर हुकूमत में पार्लियामान से ये मंजूर होने के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका। उसके बाद इसके अंदर मजीद अमेंडमेंट की कोशिश की गई, काम ना हो सके, लेकिन जो 2016 का ओरिजिनल कानून है अगर उसके हम सेक्शन 9, 10 और 11 पढ़ें जो कि
रऊफ हसन साहब पर अप्लाई की गई हैं और दीगर जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं गुज़श्ता रोज़ उन पर भी अप्लाई किए गए हैं, तो ये सेक्शन भी बहुत बड़े वाइड रेंज के हैं। इधर आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई थोड़ी सी सिचुएशन को ख़राब करने के अंदर आपकी कोई स्टेटमेंट हो, कोई वीडियो हो, कोई पिक्चर हो, आपने हेट स्पीच की सिचुएशन को ट्रिगर करने की कोशिश की, तो आप इस पीका एक्ट जो कि 2016 में मंजूर हो चुके हैं उसकी जद में आ सकते हैं। आज क्या हुआ है, अब क्या हुआ, जो हमने खबर ब्रेक की, पीका एक्ट तो अपनी जगह मौजूद था, कानून बना हुआ था, तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार दिए जा चुके थे, लेकिन ओरिजिनल कानून भी नाफिज इसलिए नहीं हो रहा था, उसके जरिए से ट्रायल नहीं हो रहे थे क्योंकि वफाकी हुकूमत ने कोर्ट्स को नॉमिनेट नहीं किया था कि कौन से जजेस इन केसेस को सुनेंगे। जैसे अब रऊफ हसन साहब का मामला है, दीगर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसकी वफाकी कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद अब इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं और जो सिविल जज हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं ईस्ट एंड वेस्ट के, उनकी ज्यूरिडिक्शंस के अंदर इस लॉ को नोटिफाई करवाया गया है, इंप्लीमेंट करवाया गया कि ये उन केसेस को सुन सकेंगे, स्पीडी ट्रायल होंगे। चूंकि आने वाले दिनों में हमें बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, जो पहले कुछ लोग बहुत अग्रेसिवली इस्तेमाल करते थे, उनके लिए अब काफी मुश्किलात क्या ये चैलेंज किया जाएगा इस्लामाबाद, क्या ये अफसर हो, रियासती इदारे हो, क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है ये? जी देखिए, किसी भी कानून को चैलेंज तो किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन ये पीक एक्ट जो ओरिजिनल 2016 में अप्रूव हुआ था, तो ये पहले कभी किसी ने इसको ओरिजिनल इस शेप में चैलेंज नहीं किया। लेकिन अब जो इसकी इंप्लीकेशंस हैं वो सेक्शन 9, 10, 11 जिसके तहत 7 साल की सजा है और 10 मिलियन तक रुपीस उसको जुर्माना आयद हो सकता है। तो अब जब उसकी इंप्लीकेशन सामने आ रही हैं, जिसके जरिए से अब प्रॉपर उसका ट्रायल होने जा रहा है, लोग उसके मुतासरा हो सकते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी शहरी जिसका कोई राइट है वो उसको चैलेंज तो कर सकता है। लेकिन जो इस वक्त मसला था, जो परेशानी की बात थी, बिलखसूस वो लोग जो सोशल मीडिया का बहुत आज़ादाना तरीके से इस्तेमाल करने के आदी हो चुके थे, अब इस कानून के सेक्शन 9, 10 और 11 के तहत वो इतना वसी है, कोई भी लोग पढ़ ले, ये कानून मौजूद है कौमी असम्बली की वेबसाइट पर भी, जो कि मंजूर हो चुका है। तो लोगों को अब जान लेना चाहिए कि जो कुछ वो लिखते हैं या बोलते हैं या कोई चीज़ शेयर करते हैं, अब उसको इस पीक एक्ट के तहत अदालतें बन चुकी हैं, उनको ट्रायल होगा, बच नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी रेट बहुत वसी है। विक्टिम होंगे या मुल्जिम होंगे जिन पर ये ट्रायल होगा और खुदा न और बहरहाल कानून बना है, ट्रायल होगा तो कन्विक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं 5 साल या 7 साल। जी देखिए, बिल्कुल वो हैं, उनके साथ 10 और लोग हैं और कुछ और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ दीगर केसेस के ऊपर FIR हुई थी लेकिन ट्रायल अगर स्टार्ट नहीं हुए थे। तो अब चूंकि बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अदालतों में इस्लामाबाद की हद तक मैं वाज़ेह करता चलूँ कि इस कानून के जो इम्प्लीमेंटेशन ट्रायल के लिए हद तक वो सिर्फ अब इस्लामाबाद की हद तक की गई है, और अगर आपने प्रोविंशियल लेवल पर जाना है तो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत के साथ वज़ारत कानून वहाँ पर भी कोर्ट्स को नॉमिनेट करेगी, जजेस को नॉमिनेट करेगी, फिर वहाँ पर भी ट्रायल हो सकेंगे। तो पहले इस कानून की उस तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन अब इस्लामाबाद की हद तक रऊफ हसन साहब हों, उनके साथ 10 लोग दीगर गिरफ्तार हुए और बाकी अगर वो अरेस्ट होते हैं तो पीक एक्ट के तहत उनका ट्रायल होगा और ये ट्रायल बहुत स्पीडी होगा। यानी इस तरह अगर मैं बिल्कुल आपसे कंक्लूडिंग बात पूछूं कि अगर लाहौर या कराची में होगा तो इसी तरह लाहौर कराची सिंध हाई कोर्ट से अलहदा तौर पर इसकी मंजूरी होगी क्या फिर उसी वक्त? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत के साथ, उनकी कॉन्सेंट के साथ, उनकी अप्रूवल लेने के बाद वहाँ पर वजारत कानून वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं, उनको नॉमिनेट करेगी, फिर वहाँ पर भी ट्रायल हो सकेंगे। वजारत कानून के कुछ लोगों से मेरी बात हुई इस हवाले से, तो वो डिटर्मेंड है कि उन्हें डायरेक्शन है और अब इस कानून की बहुत सख्ती के साथ अमल दरामद होना इस कानून के ऊपर। और फिर भी आप ये कहते हैं कि 2016 का ओरिजिनल ये कानून ऐसा रहता है जहाँ ये चैलेंज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। जी बिल्कुल ये फौरा मौजूद है और कोई भी शहरी अगर समझता है कि उसके ये कानून दुरुस्त नहीं है और उसका वजह से वो इस कानून का अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है और इससे उसका वो इफेक्ट ही है, तो डेफिनेटली कोई भी इसको चैलेंज कर सकता है। जी शुक्रिया सोहेल भट्टी साहब, हमें बड़ी तफसील से बता रहे थे कि इस एक्ट की बाज़गश्त शरीफ हुकूमती में 2016 में सुनाई दी गई थी और उसका फिर लेकिन बहरहाल वो फिर उसमें कुछ तरामीम की गई और फाइनली पहली बार बहरहाल बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, लेकिन मजमूई तौर पर ये सोशल मीडिया या आज़ादी इजहार या आज़ादी अफ़कार या जो भी तंजीमें या इंसानी हुकूक़ की बात कर रही हैं
अगर वो हुकूमत समझती है, शरीफ हुकूमत समझती है कि वो उनके ख़िलाफ़ है, तो वो पीका ऑर्डिनेंस के तहत उसको ना सिर्फ कार्रवाई कर सकती हैं बल्कि 5 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा के वो मुर्तकब भी होंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो बन्नू चलेंगे, जहाँ सूरत हाल अभी भी कशीदा है। जिरगा बैठा है जिसकी गुफ्तगू CM से हुई है और धरना अब तक जारी है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV मिलाइल मिलरी आपको खुशामदीद कहता है। और बन्नू का बज़ाहिर ऐसा लगा कि कोई जिस तरह के माजी में होता रहा है कि तालिबान आए बाहर से और उन्होंने हमला किया चौकी पर कुछ लोग मारे, लेकिन बड़ा ये कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इशू बन गया है कि बन्नू ही नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द के जो तकरीबन 7 से ज़्यादा अजला ख़ासतौर जो वज़ीरिस्तान से मुंसलिक हैं वो मुतासर हैं। वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग धरना दिए बैठे हैं। उन्होंने जिरगा बनाया है, मुतालबात सामने रखे हैं। कल हमारे DG ISPR ने बहुत तफसील से इस पर गुफ्तगू की थी और इसको एक हिस्सा बताया जा रहा था अज़म इस्तेहकाम का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त बन्नू की सूरत हाल 1 हफ़्ता हो रहा है, इंतहाई संगीन है, शहादतें हुई हैं, हलाकतें हुई हैं और कहा जा रहा है कि बन्नू के इर्द गिर्द सैकड़ों की तादाद में मुसल्लह अफराद जो हैं वो खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। थानों में पुलिस तकरीबन महदूद होकर रह गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कभी किसी ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया। एक हद तक अंदाज़ा हो रहा है कि हुकूमत कोई सख्त कदम उठाने जा रही है। हमारे साथ फरजाना अली हैं, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट और पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। शुक्रिया फरजाना। यूँ तो KP एक तवील अरसे से कशीदगी का शिकार रहा है, फिर अफगान तालिबान के बाद धमाके, खुदकश हमले, लेकिन ये जो बन्नू के वाक़यात ना कैसे फैल गया, ऐसा लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता दीगर अजला को भी अपनी लपेट में ले रहा है। फरजाना। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ लोकल मसला है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा का ये जो साउथ का एरिया है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि जब से मर्जर हुआ उसके बाद शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ साथ उससे पहले भी ये चीज़ थी कि साउथ बहुत अफेक्टेड रहा है दहशतगर्दी के हवाले से। अगर आप पीछे चले जाएं 2007 में तो आपको याद होगा कि फ़िरकावारियत बहुत ज़्यादा थी टांक में और ख़ास तौर पर डेरा इस्माइल खान में बड़े बम ब्लास्ट और ये कुछ हुआ। फिर अगर आप वज़ीरिस्तान दोनों ले लें, शुमाली और जनूबी, वो तो वैसे ही काफ़ी अरसे से 9/11 के बाद अफेक्टेड रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो सकूत काबल हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि ये दरअंदाजी बहुत ही डिफरेंट अंदाज में हमारे इन इलाकों में आई है और फिर वही लोग यहाँ आके बसे ऊपर और नीचे भी फिर आके वो अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। अगरचे हमने ये भी देखा कि पिछले 2-1 सालों में कि जब इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो उसमें ज़्यादातर फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, या फिर अगर आप देखें FC हो, मतलब फोर्सेस की कोई भी किस्म हो, या CTD के लोग होते हैं या इंटेलिजेंस इदारों के लोगों की जो टारगेट किलिंग हो रही है वो भी हम देखते हैं कि आइसोलेटेड वाक़यात भी बहुत सारी जगहों पर हमें नज़र आए। तो खैबर पख्तूनख्वा के ये जो जनूबी अजला हैं ये बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड हुए हैं और बहुत ज़्यादा दरअंदाजी इसमें हुई है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि जो लोकल फैसिलिटेटर हैं वो भी इनको दस्तयाब हैं इन इलाकों में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चीज़ें ये भी आई कि जनाब डेरा में एक अलहदा किस्म का एक ग्रुप था, वो इनके साथ मिलके ये वाक़यात कर रहा है। लेकिन जो भी जितने भी लोग हैं, चाहे वो शुमाली वाले हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान वाले हैं, या ये सेटल्ड एरिया में अब जो हमें दिखाई दे रहा है, अगरचे मर्ज होने के बाद वो भी हमारा हिस्सा बन गए, लेकिन बन्नू, लक्की, डेरा इस्माइल खान, टांग, ये सारे के सारे लोकल, और फिर TTP, फिर अगर बाजोड़ में चले जाएं तो आपको दाइश भी नज़र आएगी जो ख़ास तौर पर जमीयत उलमाए इस्लाम के लोगों को यहाँ पे भी निशाना बना रही है। लेकिन फरजाना ऐसा है ना कि
वैसे तो रवायती तौर पर कभी भी हमारे काबुल के और ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। बहरहाल अफ़गान वॉर के दौरान हमने लाखों को पनाह दी, उनको फैसिलिटेट किया। अभी भी लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। तोरखम का बॉर्डर उनका खुला हुआ है। आप क्या समझती हैं कि जो काबुल में बैठी हुकूमत इतनी इंडिपेंडेंट नहीं और वो क्या बिल्कुल हाईजैक हो चुकी है टीटीपी के हाथों? और फिर एक दूसरा पहलू से अगर देखें तो कुछ ये समझ लेते हैं कि उनको सरपरस्ती हासिल है, और वो जो रवायती तौर पर काबुल का रवैया या अफगान सोच है जो सरदार दाऊद के ज़माने से चले आई थी, उसमें तालिबान के आने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई। यानी जिस लेवल पर बन्नू में दरअंदाजी हो रही है वो तो मुमकिन ही नहीं है कि जब तक उसे सपोर्ट ना मिले डिवीजन लाइन के उस तरफ बैठी हुई काबुल हुकूमत के। फरजाना, इसके हवाले से दो राय खैबर पख्तूनख्वा में पाई जाती है। जो हमारे मुबस्सिरीन हैं जो इस खित्ते की सियासत को और फिर इसमें होने वाले ये जो मामलात हैं, चाहे वो दहशतगर्दी से रिलेटेड हैं या फिर तालिबान के, आप देखें कि ये जो आना हुआ और ये सारा कुछ हुआ, उसको समझते हैं। उनके दरमियान दो राय पाई जाती है। एक तो वाज़ेह तौर पर यह है कि इन्हें जो काबुल में बैठे हैं उनकी सरपरस्ती हासिल है और वो उन्हीं के मतलब उन्होंने उनको छूट दी हुई है, तभी वो ये आकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक सोच ये भी है कि खुद वहाँ पे भी चूंकि दो ग्रुप बन गए हैं, तो एक ग्रुप की इनको सरपरस्ती हासिल है और वो इनको शय देते हैं या इनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ये लोग जो है वो दरअंदाजी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इनको इस किस्म की वारदातें करके फिर चले जाते हैं। तो ये दो राय जो है वो पाई जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि जब हमारे जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हैं, उनकी जब हुकूमत थी तो वो यही कह रहे थे कि काबुल इंतज़ामिया के साथ जो उनके राब्ते हैं वो यही कहते हैं कि अगर आप इनको अपने तरीके से इनके साथ बातचीत करके राम कर लें और इनको मना लें तो फिर हमारा बोझ भी कम हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हमने इनके ऊपर ज़्यादा सख्ती की तो फिर ये होगा कि ज़ाहिर है दाइश उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो बहुत सारे ग्रुप इनसे अलहदा हो के उनके साथ मिल जाएंगे तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम करेंगे। तो इसलिए हम इनको इस सारी सूरत हाल में फरजाना आप पेशावर में बैठी तहरीक इंसाफ के हुकूमत के फैक्टर को किस तरह अहमियत देंगी? क्योंकि कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी कार्रवाई हो, वो पेशावर में बैठी हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। कार्रवाइयाँ उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनको आप कहती हैं कि मुसल्लह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद जो तहरीक इंसाफ है शदीद महालराई उसकी है इस वक्त सिविल लिबर्टी इस्टेब्लिशमेंट से इस्लामाबाद में। तो ये जब अगर एक पेज पर नहीं होंगे तो ये बन्नू जाए और इसके अज़ला में अमन अमान कैसे कायम होगा? मैंने सुना है अभी कुछ एक जिरगा भी है, उसकी मुलाकात भी चीफ मिनिस्टर साहब से हुई, उन्होंने मुतालबात भी पेश किए। जी फरजाना, देखिए वो बेबस हमें नज़र आती है। अब आप में ये देखें कि बन्नू में जो वाक़या 19 जुलाई को हुआ उसके ये 10 नुकात अब अमन जिरगे ने जो इनको दिए हैं। कल अमन कमेटी आई थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पास और काफ़ी लंबी बहस हुई और वो 16 नुकात दे के गए हैं, लेकिन 16 में से 6 जो हैं वो शुमाली वज़ीरिस्तान से भी रिलेटेड हैं, लेकिन 10 इम्पॉर्टेंट जो नुकात हैं वो छोड़ के गए हैं। और कहा गया है कि जुमेरात की जो एपेक्स कमेटी है उनसे वादा किया गया है कि उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर हो सकता है कि सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, हो सकता है कि जब एपेक्स कमेटी के जो मामलात हैं वो सामने आ जाएंगे तो फिर जुम्मे को वज़ीर आला जाकर फिर धरने के लोगों के साथ बैठेंगे अमन कमेटी के साथ और फिर उसके बाद कुछ होगा, लेकिन अभी धरना वहाँ पे जारी है। अब ये जो 10 नुकात मेरे सामने इस वक्त पड़े हैं वो इंतहाई मुश्किल नुकात हैं। उसमें कहा गया है कि ये जो बैड और गुड तालिबान है इनको कंट्रोल किया जाएगा और ये जो मुसल्ला लोग हमें
हमें फिरते नज़र आते हैं शाम के बाद, ये हमें नज़र नहीं आएंगे। आपको याद होगा कि आप मुसलसल, आप भी बाखबर सहाफ़ी हैं, आप सुनते रहते होंगे कि शाम ढलने के बाद अब तो पेशावर की सराउंडिंग्स में भी हमें कुछ मुसल्लह अफराद जो है वो नज़र आते हैं, लेकिन बनू में, लकी में, डेरा इस्माइल खान, टांक में तो ये एक वतीरा बन गया है कि उस वक्त पुलिस नहीं होती, पुलिस अपने थानों में चली जाती है और ये लोग जो है वो नज़र आते हैं। अब इनकी वो कला कमा चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो भी पुलिस करेगी या सीटीडी करेगी, और आप सीटीडी को सारे इख्तियार देंगे और उनको फिर कोई पूछने वाला या इख्तियार देने वाला या उनकी कार्रवाइयों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसी तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे सामने पड़ी हैं, और जाहिर है ये एक मुश्किल फैसले नज़र आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए, क्योंकि उनके बस में ये चीज़ नहीं है। वज़ीर आला ने अपने एक बयान में भी कहा कि वो मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, कि मैंने एपेक्स कमेटी में भी कहा कि ये जो मुसल्लह अफराद नज़र आते हैं, अब मुसल्लह अफराद जो है, ये बताइए फरदाना, अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा आया था, ख़ासतौर पर जब सवात एक पूरा मुकम्मल तौर पर तालिबान के हाथों में चला गया था और फिर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया जिसके सबब बड़े पैमाने पर नकल मकानी भी की गई, कैंप भी किए गए। तो क्या बनू की सूरत हाल इतनी शदीद, मैं संगीन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हुए मोहतात रहूँगा, है कि हम इसे सवात जैसे सूरत हाल के साथ कंपेयर करें और फिर उसी ऑपरेशन की अब ज़रूरत पड़ेगी क्या फरजाना? देखिए, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो तो वाकई बहुत क्रिटिकल है। डेरा इस्माइल खान से हम, जाहिर है मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ से भी हमें इतलात आ रही होती हैं कि किस तरह भत्ते के नाम पर हर लोगों का अगवा हो रहा है। आप खुद भी देख रहे हैं कि टांग जाने वाले, अब तो कड़ी शमोज़ई में आपने देखा पिछले हफ्ते वाक़या हुआ कि ये डेरा का ही मतलब एक किस्म का इलाका है और वहाँ पर इस तरह का वाक़या हो जाता है कि दहशतगर्द आ जाते हैं, और फिर जो कुछ हुआ BHU में वो सब ने देखा, या फिर वो जो टीम जा रही थी सुराग रसा कुत्तों की, उनका जिस तरह अगवा हुआ, या मजदूरों का जिस तरह से अगवा हो रहा है, तो चीज़ें जो हैं वो वाकई ख़तरनाक हैं और इनको अगर रोका नहीं गया तो मेरा ख्याल में मुश्किल हो सकती है। शुक्रिया फरजाना। बनू की सूरत हाल की संगीन, तशवीशनाक है और सबसे अफसोसनाक अमर यह है कि उस पर फौरी तौर पर पेशावर और इस्लामाबाद में बैठी हुई हुकूमत कोई ऐसा इक़दाम नहीं कर रही सिवाय ये कि ब्रीफिंग हो रही है। गोके दावा तो किया गया है कि सैकड़ों की तादाद में ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन बनू में बैठे हुए मकामी लोग जो 19 जुलाई से सूरत हाल शुरू हुई, आज 5वां दिन है, धरना दिए बैठे हैं। जरगा CM के साथ हुआ, लेकिन सूरत हाल जैसा कि फरजाना कह रही थी हर आने वाले दिन के साथ इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई संगीन होती जा रही है। हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। TV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन उसकी बाज़गश्त अभी भी सुनाई दे रही है और कहा यह जा रहा है, DG ISPR की जानिब से कहा गया कि जनाब जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम था उसको सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। मदद कमर चीमा साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट। कमर साहब, कल जो DG ISPR की बहुत ही तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने बहरहाल इस बात का एतराफ़ भी किया कि वो जो ऑपरेशन के सिलसिले में सिविल मिलिट्री लीडरशिप बैठी थी उसमें कोई कंसेंसस भी हुआ था, लेकिन अब आप देखें उसको महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मज़ीद उसके साथ उसमें तनाज़ात खड़े होते जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कमर साहब? देखिए ब्रेवली साहब, पहली बात तो ये है कि जो अज़्म इस्तेहकाम है ना, ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये कंपेन है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म कंपेन। काउंटर टेररिज्म कंपेन से मुराद ये है बरेलवी साहब, देखिए पॉइंट ये है कि एक है फौज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है
और फौज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए दहशतगर्दों को कॉन्टिन्यूसली पूरा साल जो है वो लगी हुई खत्म कर रही है। जिस चीज का एडिशन चाहिए वो ये है कि किस तरह सोसाइटी को, स्टेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, मीडिया को, लीगल प्लेटफॉर्म्स में, डिप्लोमेटिक फ्रंट में किस तरह अपनी जो काउंटर टेररिज्म की एफर्ट्स हैं इसको एम्पलीफाई किया जाए। असल चीज तो ये है। अब हुआ ये है कि क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त एक सियासी तनाव है, एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे लीडरशिप को सियासी बुनियादों पर जेलों में डाला गया है, 9 मई के हवाले से वो बात कर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि एनीथिंग विच द मिलिट्री डज इसको हम एक जो है वो एक कंट्रोवर्शियल लेंस में लेके आएंगे। सो एंड देन फिर आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अदर इंटरेस्ट ग्रुप्स भी मौजूद हैं जिनका मौकफ ये इसी तरह का है जो पीटीआई का है। सो पीटीआई एक अपना मौकफ लेके आ रही है कि हमने लार्जली सपोर्ट उस तरह नहीं करना जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में देखा जा रहा है कि दहशतगर्दी के ऑपरेशन में जब पुलिस और फौजी जवान शहीद होते हैं तो हुकूमत ना तो क्रिटिसाइज करती है दहशतगर्दों को, ना जनाजों में जाती है, तो वो ओनरशिप नहीं है। सो मिलिट्री कहती है कि हम तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन बाकी स्टेक होल्डर इसको ओनरशिप लें। ये है अज़्म इस्तेहकाम। मेरा ख्याल है जिसको सियासी लेकिन आप इनको आप अगर ये कहते हैं कि एक जमात जो है वो इसको ओन नहीं करती, लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो क्या ओन कर रही हैं? उन्होंने भी तो 9 मई के पूरे वाक़े और साने को सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए छोड़ दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स खुले हुए हैं, आपके पास अदालतें हैं, आइन है, पार्लियामान है, हुकूमत है, बाकी तो आप सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये बताया जाए ना कि 9 मई के वाक़े को 15 माह से ज़्यादा हो चुके हैं, क्यों नहीं अभी तक मुकदमात चले? एक के बाद उसमें रिहाइयाँ भी हो रही हैं, क्यों नहीं वो लोग पकड़े गए? दिखाए ना आप हमें वो फुटेज जिसमें आप जिन लोगों को आपने महीनों क्या बरसों से गिरफ्तार रखा हुआ है वो वाकई उसमें मुलव्विस थे। ऑडियो और या बयानात की बुनियाद पर इस तरह के मुकदमात नहीं चलते, ना इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। चीमा साहब आपको खुद पता है, इसलिए मैंने कहा ना कि हज़ारों, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग 9 मई के वाक़े साने से मुतासर हुए हैं। दो राय नहीं कि उनको करार वाकई सज़ा मिलना चाहिए अगर वाकई उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये साबित क्यों नहीं कर सके आप अदालतों के ज़रिए? हुकूमत आपकी चारों सूबों में, आपकी मतलब ये कि शरीफों की, और एक पेज पर भी है शरीफ हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। जी बरेलवी साहब, देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 9 मई के केसेस हैं वो बिल्कुल एक अलग चीज है। वो एक पॉलिटिकल वायलेंस के केस हैं, ठीक है। साथ में उसने आपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे हमला कर दिया। जो अज़्म इस्तेहकाम टीटीपी और बाकी दहशतगर्द जमातों को, अलकायदा वगैरह को पकड़ना है, वो दैट इज अ डिफरेंट डोमेन। सो अज़्म इस्तेहकाम को उस एंगल से देखा जाना चाहिए। हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये कहें कि हमारा आपका मसला किसी और जगह पे है और हम आपको इधर ब्लैकमेल करेंगे, तो डेफिनेटली वो एक इशू तो बन गया। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं कि 9 मई के केसेस के हवाले से जो है वो सजाएं दी जानी चाहिए थी, मैं समझता हूं कि देखें इस मुल्क के अंदर जैसे तैसे भी है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट तो मौजूद है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर मौजूद है। जुडिशरी हर बात तो नहीं मानती, जुडिशरी के जो ऑफिसर्स हैं वो हर चीज को तो सब्सक्राइब नहीं करते जो एग्जीक्यूटिव उनको कहती है या जो एविडेंस उनके सामने लेके आती है। सो डेफिनेटली जुडिशरी की अपनी एक व्यू है 9 मई के हवाले से यहाँ जो सिचुएशन इमर्ज हुई है। सो अगर इमीडिएटली सजाएं दी जाती हैं, फौरन जल्दी जल्दी उन्होंने कहना था ये क्या हुआ, बंदे पकड़ लिए, सजाएं भी दे ली, जेलों में डाल दिया, बड़ा मामला खाली सजाओं का नहीं है। मामला खाली आप ये कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी सजाएं कि 15 माह कम होते हैं। आप तो दरअसल बाकायदा एक नहीं 8 जजों ने बाकायदा लिख कर दिया ना कि उन्हें हेरेस किया गया, उनको प्रेशराइज किया गया, उनके बेडरूमों में कैमरे लगाए गए। 8 जजों ने कहा, कोई मामूली बात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फिर और कोर्टों के उन लोगों ने भी कहा। मेरा अगर मकसद ये है कि फिर अगर और फिर आप क्या ये भी राइट ले रही है हुकूमत कि आप शहरियों के जो है वो ISI के ज़रिए जो कंट्रोवर्शियल है, जो सिविलियन हुक्मरानों के अंडर में एजेंसी रही है, जिसके बिल्ला आज एक काबिल रहम हालत में मैं देख रहा था उनकी तस्वीरें, और कोई मेजर आमिर होते थे, बड़े अपने को नेपोलियन बोनापार्ट समझते थे, उन लोगों ने क्या क्या नहीं करा ISI के नाम पर। आप उनको इख्तियार दे रहे हैं।
तो ये जो इसमें आमतौर पर मिलिट्री और GHQ जिसका एहतराम सब लोगों को है, इस बारे में दो राय नहीं है फ़ौज के बारे में, लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट सो कॉल्ड है वो भी अपना मलबा उन पर डाल रही है, उनसे चाहती है कि वो जो है तहरीक इंसाफ के हाथों जो उन्हें शिकस्त हुई है वो स्कोर इनसे करवाएं। बरेलवी साहब, पॉइंट ये है कि कौन सी सिविलियन हुकूमत जो आती है वो फौज के बारे में या इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहती है कि अपने किरदार में रह के, अपने रोल में रह के काम करो। सारे ही तो उनसे फायदे लेना चाहते हैं। जो पिछले लीडर हमारे इमरान खान साहब थे, जो वजीर आजम साहब थे, उन्होंने तो उनको पार्लियामेंट में भी लेके चले गए। अब हम क्या करें इसमें? हम इनको वोट देते हैं, मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी लेके आओ, ये जाके आगे हर चीज जो है वो हमारी अदारों को दे देते हैं, तो किस पे सवाल करें हम? अब क्वेश्चन ये है जो आप बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज में बैठने को तैयार हैं कि हमने सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर काम करना है? ये तो सियासी जमातों का एजेंडा ही नहीं है आज के दौर में। सियासतदान तो इस पर बैठने को तैयार ही नहीं है। एक सियासतदान नहीं है, बाकी तो मेरा ख्याल है सारे तैयार हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने सिर्फ फौज से बात कर ली है। उनके नजदीक सिविलियन सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है ही नहीं है। उनके नजदीक एक ही कॉन्सेप्ट है, मैं हूं, फौज मेरे साथ हो। शुक्रिया कमर चीमा साहब। आप यकीनन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दोस्त साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेती, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, बल्कि ये तमाम अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एक इदारा जो बहरहाल अभी तक गैर जानिबदार है उसको एक मुतनाज़ा कंट्रोवर्शियल बनाकर अपनी स्कोरिंग कर रहे हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।